हाय एवरीवन। आज उज्जीवन के बारे में बात करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत सारे टाइम हो गया है मैंने कोई फाइनेंस की कंपनी को डिस्कस नहीं किया है। इनफैक्ट मैं इसीलिए भी डिस्कस नहीं कर रहा था कि एक टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर ली थी और मैं खुद बोर हो गया था, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें। और सेम टाइप का एनालिसिस होता है अगर आप फाइनेंस की कंपनीज़ को देखेंगे। तो अभी काफ़ी ब्रेक आ गया है और आज से मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ दिन तक सिर्फ फाइनेंस को ही डिस्कस करूँगा। देखते हैं, मतलब मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो कि मैं क्या डिस्कस करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो उस हिसाब से सोचा तो मैंने यही है कि फ़िलहाल अब कुछ टाइम फाइनेंस की कंपनीज़ को भी डिस्कस करेंगे और यथार्थ और नारायणा हृदयालय को उनको भी डिस्कस करना है। बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है उसका भी, तो वो भी देखते हैं। बाकी उज्जीवन हो या एक्विटास हो या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर कोई माइक्रो स्पेस में कोई आपका जो लेंडर है, जैसे स्पंदना हो गया, फ्यूजन हो गया और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, तो ये जितने भी हैं सबके सब अब अभी तक आपको आई होप पता चली गया होगा कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि जो जिस सेगमेंट में लोन देते हैं, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे लोन्स देते हैं, ग्रुप लोन्स देते हैं, जैसे जिसको ग्रुप लेंडिंग कहते हैं, तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप JLG। तो वहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करते हैं। छोटा टिकट साइज़ होता है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वॉल्यूम्स मतलब इसको भी दिया, उसको भी दिया, उसको भी दिया, तो जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स उतना ये बिज़नेस अच्छा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है माइक्रो फाइनेंस वाले स्पेस में? प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये लोन्स दे रहे हैं वो सिक्योर्ड नहीं है। मतलब जैसे अगर आपने होम लोन लिया है तो आपका जो घर के डीड्स हैं वो बैंक के पास रहेगा, जिससे भी आपने लोन लिया है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे एक टिपिकल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, चाहे वो एक यूनिवर्सल बैंक हो, IDFC, एक्सिस, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो। तो आपके घर की डीड रहेगी उन बैंक के पास। अब जब बैंक के पास डीड है मतलब सिक्योर्ड है। आपने अगर लोन नहीं दिया वापस, EMI नहीं चुकाया, तो लोन आपका जो बैंक है वो डीड बेच के, आपका घर बेच के पैसा तो चुका लेगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि सिंस आपका लोन सिक्योर्ड है, बैंक को टेंशन नहीं है, बैंक को पता है कि आपका घर गिरवी रखा है आपने एक तरीके से, तो आप लोन टाइम पे दे देंगे, तो बहुत ज़्यादा रेट आपसे चार्ज नहीं कर पाता है। लेकिन फिर दूसरे सेगमेंट में ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें लोन भी ऐसे ही चाहिए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का, तो क्या ही गिरवी रखेगा वो। तो वो होता है ग्रुप लेंडिंग। उसमें से भी एक, अगर एक ग्रुप में 3 लोग हैं, 3 महिलाएं हैं लेट्स सपोज, तो वो 3 महिलाओं में बटेगा वो 50-60 हज़ार जो रुपए है, या 30,000 भी लिया तो वो 3 महिलाओं में बटेगा। तो अब 10-10 हज़ार के लिए क्या, कुछ कुछ कोलेटरल में कुछ गिरवी कुछ रखने का सेंस नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो एसेट है, जो लोन है, लोन एसेट इसीलिए है, एसेट कोई भी चीज़ है जो आपके लिए पैसा जनरेट करेगी। तो बैंक के लिए पैसा क्या जनरेट करता है, उसके लोन्स। तो जब मैं लोन्स बोलूँ या एसेट बोलूँ, बैंक के केस में वो सेम है। तो माइक्रो फाइनेंस के स्पेस में क्या हो जाता है कि जब आपका लोन का टिकट साइज़ बहुत छोटा है और आपने कोई कोलेटरल नहीं लिया कस्टमर से, तो आप रेट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। कई कई तो 20-25% भी करते हैं। और अभी बीच में आरोहन फाइनेंशियल आपने सुना होगा, वो भी बंद हुआ है। नावी का भी कुछ बंद हुआ है, उनको डिसबर्समेंट के लिए मना कर दिया है। तो कुछ तो मनमानी मनमानी करके अपना 20-25% लेते हैं, कुछ ठीक ठाक लेते हैं, 20 तक लेते हैं, 18, 20, 19। तो ये फ़ायदा होता है दोनों में। दोनों के फ़ायदे भी हैं, दोनों के नुकसान भी हैं, दोनों सेगमेंट्स के। तो उज्जीवन का क्या है, आपको नाम से एकदम समझ नहीं आएगा कि ये माइक्रो फाइनेंस में है या नहीं है, लेकिन इसका मैं अगर बताऊं 50 से 60% पोर्टफोलियो जो है वो माइक्रो फाइनेंस वाले कस्टमर्स को है, जिसको ये कहते हैं कि ग्रुप लोन्स दिया। तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, और अभी से नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम, तो पिछले 2-3 क्वार्टर से चलता आ रहा है। अब धीरे धीरे ये प्रोनाउंस हो रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है ये प्रॉब्लम। तो आउटसेट मैंने बता दिया, रिजल्ट तो अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स आपको भी पता होगा, रिजल्ट तो बहुत पहले आ गया था इसका। तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। प्रॉब्लम्स क्या हैं, सेक्टर कैसे कर रहा है, उज्जीवन का क्या हालचाल है, तो वो सब अभी इस रिज़ल्ट में डिस्कस करते हैं। तो अब अपनी स्क्रीन पे देखना शुरू करिए। उज्जीवन के जो एसेट्स हैं, मतलब जो लोन है, तो इन्होंने क्या किया, लोन बुक का ग्रोथ एट कितना है, लोन बुक अभी इनकी ग्रॉस लोन बुक मतलब कितनी, आज तक के कितने लोन दिए वो हो चुके हैं, 30,000 क्रॉस कर चुके हैं। 14% YoY इंक्रीज़ आया और 1% YQ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ आया। तो जब सिर्फ 1% से आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि ग्रोथ नहीं है। 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एटलीस्ट ग्रोथ नहीं है। अगर आप देखें तो 14% बैंक के हिसाब से इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के हिसाब से कम है, लेकिन क्योंकि ये पहले बहुत अच्छे रेट से ग्रो करा करता था, तो 14% आपको ऑप्टिकली हाई लगेगा कि ठीक है YoY में तो इसका ग्रोथ आ रहा है, लेकिन ये और ज़्यादा ग्रोथ करता था, तो इसीलिए यहाँ से प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको बताऊँ तो प्रीवियस क्वार्टर में
यहाँ पे आपको 14% YOY दिख रहा है, और मैंने डेटा प्रीवियस क्वार्टर का मैच करने के लिए, कंपेयर करने के लिए अपने नोट्स में लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। प्रीवियस क्वार्टर में ये जो 14% ग्रोथ रेट है ना, वो था 19%। तो आपको समझ आ रहा है कि ग्रोथ ये स्लो कर रहे हैं। ग्रोथ क्यों स्लो कर रहे हैं? बिकॉज इनका माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिक्कत दे रहा है, जो कि ऑलरेडी 50 से 60% इनका लोन, टोटल लोन्स हैं। तो जब वो दिक्कत दे रहा है तो वहाँ पे डिसबर्समेंट जो है वो कम करें। आगे देखते हैं। सिक्योर्ड बुक एट 34.9%, जो पहले 31.1% थी, 31.3% थी आज से एक क्वार्टर पहले। तो एक क्वार्टर में आप देखेंगे अच्छा खासा जंप आ गया सिक्योर्ड बुक में, 31.3% से लेके इन्होंने 34.9% कर दी। तो अगेन सेम प्रॉब्लम, रूट कॉज प्रॉब्लम का वही है, उसको सुलझाने के तरीके अलग अलग हैं। प्रॉब्लम क्या है? माइक्रो फाइनेंस वाले प्रॉब्लम सेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, जो इनका ग्रुप लोन्स वाले सेगमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको कवर अप करने के लिए ये क्या कर रहे हैं? इनका प्लान था, ऑलरेडी इन्होंने प्लान बताया था कि हम 60% अनसिक्योर्ड एसेट्स और 40% सिक्योर्ड एसेट तक पहुंचेंगे। लेकिन उस स्पीड को, जिस स्पीड से ये सिक्योर्ड एसेट्स को 40% लेके जा रहे हैं, वो स्पीड इन्होंने बढ़ा दी। क्योंकि अब अनसिक्योर्ड में तो ग्रोथ आ नहीं रहा है, वहाँ बहुत केयरफुली ये डिसबर्स कर रहे हैं। तो बाकी का कॉम्पनसेट कहाँ से करेंगे? वो सिक्योर्ड एसेट से करेंगे। तो वही चीज़ें कर रहे हैं। 31.3% से लेके एक क्वार्टर में इन्होंने 34.9% तक पहुँचा दिया। बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं अपने सिक्योर्ड वाले पोर्टफोलियो के। उसमें एक अच्छी बात भी है, गलत बात भी, बुरी बात भी है, आगे जाके बताऊंगा। डिसबर्समेंट आप देखो डाउन, 6% YOY डाउन हो गए। जो थर्ड लाइन है एसेट्स की, थर्ड लाइन, डिसबर्समेंट आर डाउन 6% YOY एंड अप 2% QOQ। तो डिसबर्समेंट ऑब्वियसली डाउन करेगा। अगर नहीं करेगा, अभी भी अगर अकल नहीं आई है डाउन करने की, तो आगे बैंक मतलब कैसे ही सर्वाइव करेगा अगर ऑलरेडी लॉसेस में है। लॉसेस बोले तो क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है, एक पैट लेवल पे लॉस पे नहीं आया अभी भी बैंक, पैसा खो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट में लॉस हो रहा है इसको, बार बार क्रेडिट कॉस्ट इसने बढ़ा दी है इस बार भी। तो जो करंट बुक है अगर उसमें प्रॉब्लम्स चल रहा है तो बैंक को डिसबर्समेंट कम करना ही पड़ेगा। अगर अभी भी डिसबर्समेंट कम नहीं करेगा तो जितने लोन्स को ये देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, उसमें भी प्रॉब्लम आता रहेगा आता रहेगा और आता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि सोल्यूशंस के लिए स्पेस नहीं बचेगा। अब कलेक्शन और एसेट क्वालिटी, चलो ये ठीक है, ये तो मैं बाद में आपको स्लाइड्स में भी बता सकता हूँ, उसमें अच्छे से समझेंगे। डिपॉजिट्स एक ऐसा एरिया इस बैंक का इस टाइम पे कि जो बहुत बुरा भी नहीं कर रहा है और बहुत अच्छा भी नहीं कर रहा है। तो ऑल मतलब ठीक ठाक है। एसेट साइड में इसको दिक्कत है, मतलब लोन्स के साइड में दिक्कत है, डिपॉजिट साइड में कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करके आप देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें समझाने वाली चीज़ है भी नहीं। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल्स में आपको आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे रहे। इनफैक्ट आगे आपको दिखाई लेते हैं। ये आप ये वाली आप बिजनेस मॉडल तो ऑब्वियसली बैंक का मुझे लगता नहीं है आपको बताने की ज़रूरत है, या किसी को भी बताने की ज़रूरत है। तो एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या सेगमेंट है इस बैंक के। तो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी अपनी स्क्रीन पे। तो राइट वाली चीज़ देखो, प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट हैं? ग्रुप लोन्स है, इंडिविजुअल लोन्स है, MSME है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, फिग लेंडिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप जिसे हम कहेंगे, और एग्री एंड एलाइड है। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन आप देखेंगे 50% का, ऑलमोस्ट 49% का ग्रुप लोन्स का है। जो मैंने बताया छोटे छोटे टिकट साइजेस महिलाओं को ये देते हैं जाके, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। अगर आपका पैसा वापस नहीं आया आपके एंड कस्टमर से या ग्रुप से, जिस भी ग्रुप को आपने बांटा था, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको बस वो लॉस लेना पड़ेगा। तो ग्रुप लोन्स इनके 49% है। इंडिविजुअल लोन्स क्या होते हैं? लेट्स से कि ग्रुप लोन्स ये कंपनी तो ऑब्वियसली ये बैंक बहुत टाइम से ग्रुप लोन्स देता हुआ आ रहा होगा। तो ग्रुप, जैसे एक ग्रुप में 4 लोग हैं, एक ने लोन लिया, फिर 1 साल बाद वापस किया, 1 साल का उसका लेट्स से टेन्योर था, फिर उसने लोन लिया, फिर उसने वापस किया, फिर उसने लोन लिया, फिर उसने वापस किया। तो इस बैंक को क्या लगता है, और उसका धंधा भी अब बढ़ता जा रहा है। पहले उसको 10,000 की ज़रूरत होती थी ग्रुप में, अब उसको 15 की है, फिर 20 की है, फिर 30 की होगी, फिर 40 की होगी। तो ये बैंक क्या करता है, या कोई भी कम बैंक क्या करता है कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ग्रुप में, ग्रुप लेवल पे, और वो जिसे कहते हैं प्रमोट होते जा रहे हैं ऊपर 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 ऊपर, उनके रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। अब बैंक को पता है कि ये ऑलरेडी 3 बार लोन ले चुका है और 3 बार इसने वापस कर भी चुका है, उसका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा हो चुका है, बैंक के साथ उसका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा हो चुका है। तो अब ये बैंक क्या करेगा, उसको इंडिविजुअल लेवल पे ग्रेजुएट कर देगा ग्रुप लेवल से हटा के, क्योंकि अब उसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। जो वो लोन लेने वाला कस्टमर है, अब उसे ग्रुप लोन से काम नहीं चलेगा, तब वो उसे इंडिविजुअल लेंडिंग करता है, इंडिविजुअल लोन्स उसे प्रोवाइड करता है। और इंडिविजुअल जो लोन इसका सेगमेंट है ना, उसमें 90% जो लोन्स हैं वो
जो 90% उसके कस्टमर्स हैं वो ग्रुप लोन से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, तो वो एक थोड़ा वो फिर भी वो जो बुक है आपकी इंडिविजुअल लोन्स वाली वो फिर भी स्टेबल है, वहाँ पे इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात कहाँ है? ग्रुप लोन्स में आ रही है। थर्ड एमएसएमई है। एमएसएमई इन्होंने एमएसएमई का क्या है, अगर एमएसएमई में आगे बताऊंगा ना तो एमएसएमई आपको ऑप्टिकली देख के लगेगा कि इसकी तो और ज़्यादा हालत ख़राब है कि कलेक्शन एफिशिएंसी वहाँ पे 80s में है, 90s में भी नहीं है, 89 ऐसे समथिंग है। तो उसमें भी एक कैच है, चलो वो आगे बताएंगे, उसको ध्यान में रखते हैं। बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो अब इन्होंने सिक्योर में डाल दिया। आप एक और चीज़ इसमें नोटिस करो, ग्रुप लोन्स में आपने देखा ग्रॉस लोन बुक का परसेंट कितना है, 49% ऑफ ओवरऑल लोन्स आर ग्रुप लोन्स, लेकिन उसमें ग्रोथ देखो वाई ओ आई कितना है, -2%, ब्रैकेट में लिखा है जो ग्रुप लोन्स का, देखो फर्स्ट लाइन। और ग्रोथ क्यू क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% का डी ग्रोथ है। इसका मतलब क्या कि ग्रुप लोन्स में दिक्कत आ रही है, तो बैंक ने क्या किया, ग्रुप लोन्स को कम करना शुरू कर दिया। जो इसका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है वहाँ पे डिसबर्समेंट को कम करना शुरू कर दिया है, इसीलिए बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका पैट भी कम हो रहा है और कॉन्सिक्वेंटली इसके जो आर और आर का फिगर है वो भी कम हो रहा है। इंडिविजुअल लोन्स में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, एटलीस्ट वाई ओ आई अगर हम देखें तो अच्छा ग्रोथ है, क्यू ओ क्यू में तो खाली 2% का ग्रोथ है। क्योंकि इस सेगमेंट में अगेन मैंने बोला कि जो इंडिविजुअल सेगमेंट में इंडिविजुअल लोन्स में जो कस्टमर्स हैं वो ग्रेजुएट होके आ रहे हैं आपके ग्रुप लोन से। एमएसएमई भी ओके ओके इश कर रहा है इस टाइम पे। अफोर्डेबल हाउसिंग में आप देखोगे 43% वाई ओ आई ग्रोथ है, 11% क्यू क्यू ग्रोथ है। सिंस इनका ध्यान अब अनसिक्योर्ड से हटा के, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहाँ डिसबर्समेंट इन्होंने स्लो कर दिए, तो सारा का सारा फोकस इन्होंने अफोर्डेबल में डाल दिया, या फिर व्हीकल फाइनेंस में डाल दिया, या फिर गोल्ड लोन में डाल दिया, या फिर एग्री वगैरह में डाल दिया, जहाँ पे सिक्योर्ड है लोन्स। जो जो भी पोर्टफोलियो है इनका सिक्योर्ड है, मतलब वहाँ से आपको क्रेडिट कॉस्ट का ज़्यादा पंगा नहीं होने वाला है आगे जाके। तो एफ आई जी लेंडिंग भी इनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप जो ये आपके एसेट्स वगैरह संभालते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के ऊपर, कोई भी आपको अगर एडवाइस इस टाइप का देना है कॉरपोरेट में तो एफ आई जी लेंडिंग भी करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं, बिकॉज अगेन वो भी एक सिक्योर्ड पार्ट हो गया। तो ये चीज़ आपने देखी कि इसके क्या क्या सेगमेंट है, अगेन आपको समझ आ गया होगा। अभी देखो आप अगर आपको मोटा माटी इनकी ईल्ड चेक करनी है ना कि तीन चीज़ें होती हैं, आपका किस ईल्ड पे आपने दिया, कॉस्ट ऑफ फंड आपका क्या है, और बीच में आपने कितना कमाया। तो अभी आप देखो कि ईल्ड कितना है इनका। एम जी एल जो ऐसे लाइन वाले ग्राफ्स हैं उसमें जो लाइन वाले जो आपको दिख रहा होगा उसमें आपको देखना है जो राइट साइड में है। एम जी एल मतलब ये ग्रुप लोन्स वगैरह, माइक्रो ग्रुप लोन्स, प्लस आई एल मतलब इंडिविजुअल लोन्स। तो उसमें आप देखोगे ग्रीन लाइन से उसमें कितनी हाई ईल्ड है, 22% की है, 22.3% की है। उस हिसाब से मतलब Q2 FY24 को और Q1 FY25 और Q2 FY25 का इन्होंने दिया है। बाकी और सेगमेंट के भी आप अपने हिसाब से ईल्ड देख लो। ओवरऑल ईल्ड इस बैंक की कितनी है, 19.2% की, और कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना है, 7.5% का। तो बीच का ये जो कमाएंगे वो कमाएंगे ये इंटरेस्ट, जो इसका बीच का ये इंटरेस्ट कमाते हैं। तो वो अच्छी बात है कि जितना आपका ईल्ड हाई है और जितना आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम है, तो बीच का जो आपका डिफरेंस बचेगा उतना ज़्यादा बचेगा और उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है। इंडिविजुअल आपको एवरेज टिकट साइज़ भी देखने, तो आप ये पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो कि कितने एवरेज टिकट साइज़ हैं। इसके थोड़ा ज़्यादा एवरेज टिकट साइज़ हैं कंपेयर टू इट्स पीयर्स। एक उसमें से रीज़न ये भी है कि अभी ये ना क्या कर रहे हैं कि जो नए नए कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा रोक के रख रहे हैं कि जो पर्टिकुलरली मैं माइक्रो ग्रुप लोन्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये नए नए कस्टमर्स जो पहली बार इस बैंक से लोन ले रहे हैं अपने माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में, वहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, नहीं दे रहे हैं लोन, इतना इजीली नहीं दे रहे हैं। और जो वो नए कस्टमर्स होते हैं उनको छोटे लोन दिया जाता है। तो जब वो छोटे लोन नहीं दे रहे हैं, अभी ये क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है सिर्फ उनको टॉप अप लोन्स दे रहे हैं, उनको रिपीट लोन दे रहे हैं, वो हाई टिकट पे दे रहे हैं ऑब्वियसली। तो ऑप्टिकली इनका अभी आपको जो टिकट साइज़ है, एवरेज टिकट साइज माइक्रो ग्रुप लोन में वो हाई नज़र आएगा, क्योंकि लो वाले में इतना सेल्स हो ही नहीं रहा है। तो और ये 2 साल पहले भी हुआ था बाय द वे इस बैंक के साथ। तो धीरे धीरे जब इसका माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता रहेगा, नए नए कस्टमर से रेस्ट्रिक्शन ये हटाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपने जो क्राइटेरिया है, तो छोटे टिकट साइज़ के भी बेचेंगे, तो आपका धीरे धीरे जो एवरेज टिकट साइज़ है वो कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एवरेज टिकट साइज़ बढ़ता है तो प्रॉब्लम होता है, इसको भी आपको देखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, कंसिस्टेंट कलेक्शंस मेंटेनिंग एसेट क्वालिटी। कंसिस्टेंट कलेक्शन तो है नहीं, बट ऑब्वियसली स्लाइड पे तो कुछ भी लिखेगा मैनेजमेंट। अभी आप देखो जो पहली स्लाइड है जिसमें लाइन वगैरह दी है ना, इसमें आप देखो सबसे हर चीज़ प्रॉब्लमेटिक आपको नज़र आएगी। अब पार देखो, अब पार मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क। पोर्टफोलियो एट रिस्क यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, 0 है, 1 है, 2 है, तो हम इसको मानेंगे 0 इस टाइम पे। मतलब क्या, किसी भी
कितने ऐसे आउटस्टैंडिंग लोन्स बचे हुए हैं जिनका एक ईएमआई ड्यू हो गया है, आज ईएमआई आना था, आज नहीं आया, तो वो ड्यू हो गया है। अब उस बंदे ने अगर 50,000 रुपये लिए थे और 30,000 उसने वापस कर दिए थे, 20,000 उस पर बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो टाइमली पेमेंट करता था, 30,000 तक टाइमली पेमेंट करी, 50,000 का लोन लिया था, 20,000 आज की डेट पे उस पर बाकी है, लेकिन आज उसके ईएमआई था, नेक्स्ट ईएमआई, और उसने मिस कर दिया। इसका मतलब क्या, उस बंदे पे अभी आउटस्टैंडिंग कितना लोन बचा है, 20,000। ठीक है, तो पार जीरो इस केस में कितना हो गया, 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000, मतलब कितना आउटस्टैंडिंग लोन है डिवाइडेड बाई कितना लोन लिया था। तो सोचो पूरे जितने भी कस्टमर्स हैं उन्होंने एक अगर ईएमआई मिस किया है, जिन जिन कस्टमर्स ने एक ईएमआई आज मिस कर दिया उन पे कितना लोन बचा हुआ है, और आउट ऑफ दैट उसको डिवाइड करेंगे कितना लोन उन सब ने लिया था, तो उसका हमको पता चलता है पार। और पार एक अच्छा इंडिकेटर होता है आपका, आगे आप पार देख के आपको पता चलता है कि आगे जाके एसेट क्वालिटी कैसे ख़राब होगी या अच्छी होगी। तो अब पार का आप देखो, ऑब्वियसली 3.7 से सितंबर 23 में 3.7 हुआ करता था, वहाँ से खींचता हुआ ये 5.1 पे ले गए हैं, तो विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। 5.1 अच्छा रेशियो तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब आगे जाके इनको दिक्कत आएगी। बहुत लोग क्या होता है, मैंने देखा है बहुत यूट्यूब पे भी, ट्विटर पे भी लोग वीडियोस बनाते हैं फाइनेंस के ऊपर लेके, वो क्या करते हैं, खाली आते हैं जीएनपीए बढ़ गया, एनएनपीए बढ़ गया, एसेट क्वालिटी ये हो गई, कलेक्शन एफिशिएंसी ये हो गई, ऐसे में ये है, समझाते नहीं है। क्योंकि अब मेरे को लगने लगा है कि शायद उनको भी नहीं पता है, वरना अगर उन्हें पता है तो उनको समझाने में भी क्या दिक्कत है। तो पार का ये है कि पार का सिग्निफिकेंस क्या होता है, पार देख के आपको पता चलता है कि ओ ओके, पार बढ़ गया, मतलब आज की डेट पे 5.1% जो आपका टोटल लोन्स हैं वो ओवर ड्यू हो चुके हैं 0 डेज से ज़्यादा। इसका मतलब अब 0 डेज से ज़्यादा वो ओवर ड्यू हो चुके हैं, तो ऐसा भी हो सकता है उनमें से कई लोन्स 30 दिन तक भी ना आए, 60 दिन तक भी ना आए, 90 दिन तक भी ना आए, और 90 दिन के बाद तो ऑब्वियसली वो एनपीए चला जाता है। तो आपको देखना, अगर पार का मूवमेंट बढ़ रहा है तो मतलब आगे जाके आपका जीएनपीए का फिगर बढ़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब जीएनपीए तो आप देख लो कितना है, टू सेकंड जो ऑरेंज वाला लाइन है उसमें 2.2 से लेके अभी 2.5 बढ़ गया है, जीएनपीए में भी प्रॉब्लम आ रहा है। एसएमए मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, अब वो इस एसएमए का होता है एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, डिपेंडिंग ऑन हाउ ओवर ड्यू योर लोन इज़ एंड हाउ रिस्की योर लोन हैज़ बिकम। मतलब अगर एसएमए का मोटा माटिया भाषा में ये समझो कि एसएमए 0 मतलब आपका लोन अभी ओवर ड्यू हल्का, मतलब 0 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू हो चुका है और 30 डेज से कम है, लेकिन उसमें अभी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं आया है। अब क्योंकि बैंक के पास सारा डेटा होता है, बैंक को अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि यार इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क आया है, 0 दिन से ओवर ड्यू हो चुका है, लेकिन क्या पता 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पेमेंट कर दे। एसएमए 1 में वो अकाउंट्स होते हैं जो 30 to 60 डेज ओवर ड्यू हो चुके हैं और उसमें और रिस्क आ गया है, थोड़ा बैंक को लगने लगा कि ओके ये लोन जो है वो और रिस्की हो गया है। एसएमए 3 में अगेन 60 to 90 डेज ओवर ड्यू हो गया, रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बाद तो एनपीए। तो एसएमए का मूवमेंट आप चेक करो, आई थिंक ये एसएमए 0 ही होगा जब इन्होंने लिखा नहीं है, तो 1.5 से लेके 2.6 तक बढ़ चुका है इस टाइम पे आपका एसएमए, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन। तीनों में से कोई भी पैरामीटर अच्छा नहीं है अभी तक। एनएनपीए की बात करेंगे, एनएनपीए जीएनपीए का क्या डिफरेंस होता है। जीएनपीए ये तो मैंने खैर बहुत बारी बता दिया है, जीएनपीए आपके टोटल एक्चुअल प्रोविजंस एक्चुअल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, लेकिन बैंक क्या करता है, मैंने आपको बताया रेवेन्यू से पैसा स्लिप होते होते जाता है, जो इनकी टोटल इनकम होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होती है, तो नेट इनकम आता है, उसमें से ये अलाना फलाना जो भी इनका कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब कुछ निकालते हैं, फिर इनका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, मतलब प्री प्रोविजनिंग से पहले। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट फिगर होता है, उससे आपको पता चलता है अगर पी पॉप का आपका फिगर अच्छा है, विच इज़ प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसका मतलब क्या, और पी पॉप का आपका फिगर अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट क्योंकि प्री प्रोविजनिंग के बाद क्या आएगा, प्रोविजनिंग आएगा। अगर प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको ये समझना है कि अगर पी पॉप अच्छा है और पैट खराब हो गया है तो मतलब प्रोविजनिंग में कहीं ना कहीं बीच वाले फिगर में कहीं दिक्कत आई है, आपको इस तरीके से सोचना है। और प्रोविजनिंग जब करते हैं तो आपके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जीएनपीए, उसमें से जब हम प्रोविजंस को माइनस करते हैं तो हमारा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आता है। ठीक है, मतलब इफ़ यू अकाउंट for provisions in GNPA you will get the figure of NNPA, basic simple। तो NNPA इस टाइम पे कितना 0.09 से खींचता, पहले 0.09% था, 0.1% भी नहीं था, अभी वो 0.6% पे इंच अप हो गया है। ख़राब है, मतलब अगर आप इनकी कमेंट्री सुनेंगे अर्निंग्स कॉल में तो देर इज़ नथिंग गुड अबाउट द कमेंट्री, बस यही अच्छी बात है कि सिक्योर्ड एसेट्स को ये अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, और तो कोई नहीं कि सॉफ्टनिंग ऑफ यील्ड्स हो रहा है, क्योंकि आगे चलो आगे जाके बताते हैं।
बाकी राइट वाली टेबल भी आप एक बार आपको अगर पार जीरो और जीएनपीए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में समझना है तो इमीडिएट नीचे वाला ग्राफ आप पॉज करके देख सकते हैं। मैंने बता दिया मतलब क्या होता है। दूसरा, राइट साइड में आओ, वाई टी डी एनपीए मूवमेंट टेबल। एनपीए कैसे मूव किया इस क्वार्टर में, तो ओपनिंग एनपीए कितना था 613, फिर 613 ओपनिंग एनपीए है, फिर स्लिपेजेस आए आपके, स्लिपेजेस कितने हो गए 430 सीआर के स्लिपेजेस हो गए, फिर 93 का आपका कितना है रिकवरीज एंड अपग्रेड को आप माइनस करते हैं। ओपनिंग एनपीएस में आपने स्लिपेजेस को ऐड किया, स्लिपेजेस मतलब आपने कलेक्ट करना था, आपसे कलेक्ट हुआ नहीं, वो स्लिप हो गया, वो एनपीए में चला गया, ठीक है। तो आपने पहले ओपनिंग एनपीएस में आप स्लिपेजेस फ्रेश स्लिपेजेस ऐड करोगे, डेफिनेटली करोगे। लेकिन इस क्वार्टर में आपने जो पिछले क्वार्टर्स में एनपीए हो गए थे, आपने उनसे पैसा रिकवर कर लिया, मतलब आपके लिए अच्छा हुआ, आपने रिकवरीज कर दी या अपग्रेड किया, तो वो आप माइनस करोगे, वो अब आपका पैसा वापस आया। एनपीए का इस फिगर का, इस चार्ट का बेसिक मतलब इतना ही है कि जो आपके जेब से पैसा जा रहा है उसको आप ऐड करोगे, जो वापस आ रहा है उसको आप माइनस करोगे, एंड यू वांट टू कीप दैट फिगर टू द मिनिमम। जो आपका क्लोजिंग एनपीए बचेगा उसको आपको मिनिमम रखना है। तो राइट ऑफ आपने किया, राइट ऑफ मतलब अपने जेब से पैसा आपने डाल दिया 199 करोड़ का, वो आपने अपनी जेब से भरपाई करी उस पैसे की। तो फिर भी आपने जेब से तो पैसा दिया, लेकिन वो एनपीए की भरपाई हो गई, तो आप उसको माइनस कर देंगे, और टोटल जो क्लोजिंग एनपीए है वो 750 करोड़ का हो गया इस टाइम पे। अब जब मैं नेक्स्ट क्वार्टर में इसको डिस्कस करूंगा ना, तो ये जो 750 सीआर का क्लोजिंग एनपीए है वो नेक्स्ट क्वार्टर 3 का हो जाएगा ओपनिंग एनपीए। इसको हम वहीं पे रिलेट करेंगे जब नेक्स्ट क्वार्टर का मैं रिजल्ट डिस्कस करूंगा। अब फाइनेंशियल ओवरव्यू थोड़ा और इसको भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि पैट लगातार, जो पैट है एंड आरओई है वो गिरता जा रहा है, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। Q4 FY24 में अच्छा पैट था, 330 सीआर का था, फिर 301 का हुआ, और अब तो 233 का हो गया। अब क्लियरली आपको एक चीज़ समझ आएगी कि अगर पैट गिर रहा है तो आपका आरओई भी गिरेगा। जो आरओई का परसेंटेज है, कहाँ 24.8% हुआ करता था आरओई आज से 2 क्वार्टर पहले, अभी वो 15.7% पे आ गया है। और पैट का फॉर्मूला यही, आरओई का फॉर्मूला यही होता है, पैट डिवाइडेड बाई योर शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी उतनी ही है, पैट आपका कम हो रहा है, न्यूमरेटर जब आपका कम हो रहा है तो ऑब्वियसली मतलब विदाउट इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपका जो आरओई है वो कम होगा, और अभी और कम होगा। अगले क्वार्टर में पैट और कम होगा, उसके अगले क्वार्टर में और कम होगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो FY25 के ख़त्म होते होते आपकी जो आरओई है वो और सॉफ्ट होती जाएगी, और नेक्स्ट ईयर से ये कह रहे हैं कि 18-20% हम फिर वापस पहुंच जाएंगे, बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग कॉल, हमको देखना पड़ेगा पहुंचेंगे भी या नहीं। बाकी ईपीएस भी आप देख सकते हैं, वो भी गिरता जा रहा है। ईपीएस अगर गिरता है ना, तो आपको डायरेक्टली समझना है द शेयर होल्डर्स आर लूजिंग मनी, बिकॉज अर्निंग्स पर शेयर, अब शेयर होल्डर्स का ही होता है, मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी, वो अब उसमें पैसा नहीं आ रहा है, ईपीएस में पैसा नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो कम हो रही हैं। अब जो कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही हैं, तो अब कंपनी की अर्निंग्स पे किसका हक होता है, शेयर होल्डर्स का। वही कमा नहीं पा रहे हैं ईपीएस में, मतलब वही कमी आ गई। नेटवर्थ इनकी कम हुई है, बट इन्होंने अभी डिविडेंड भी दिया है, तो इसमें इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर भी स्लाइटली कम हुई है, बट उतना भी ज़्यादा इसको टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी ठीक है, बाकी आपने इनकम स्टेटमेंट देखो, एंड आई होप अभी तक आपको बहुत अच्छे से इनकम स्टेटमेंट देखनी आ गई होगी। मैं बस आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ इस वाले फिगर में, लास्ट थर्ड लाइन चेक करो, क्रेडिट कॉस्ट लिखा है। Q2 FY25 में 151 सीआर की हो गई है, जो करंट क्वार्टर है, और इससे पहले वाले क्वार्टर में Q2 FY24 में वो 47 सीआर की थी। क्रेडिट कॉस्ट मतलब, क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला बेसिकली होता है कि आपके प्रोविजंस और राइट ऑफ को आप जब मिलाते हैं, ऐड करते हैं, और डिवाइडेड बाय आप टोटल लोन्स कर देते हैं, तो आपको पता चलता है आपने क्रेडिट में कितना पैसा खोया। क्रेडिट कॉस्ट मतलब क्रेडिट देते देते, बैंक का काम क्या है, क्रेडिट देना, क्रेडिट देते देते आपने कितना पैसा खो दिया प्रोविजंस में, और राइट ऑफ करके दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मतलब टोटल लोन्स, तो आपको पता चलेगा कि जो आपने पैसा खोया है या आप आगे जाके खोओगे, जो आपकी कॉस्ट आई है एट वो एज अ प्रपोर्शन ऑफ योर टोटल लोन्स कितनी है। तो आप देखोगे 221% का जंप आया है क्रेडिट कॉस्ट में, तो ऑब्वियसली यार 225% का, 221% का जंप आएगा, तो आपको प्रॉफिट के लिए क्या ही बचेगा। इसीलिए प्रॉफिट कंपनी का इस टाइम पे डाउन था। ये चीज़ मैंने बता दी आपको। ROA भी इस कंपनी का 2.2 पे आ गया है, जो पिछले क्वार्टर में 2.9% का था, और उससे पहले वाले क्वार्टर में 3.3% का था। क्लियर डिक्लाइन समझ आ रहा है आपको, मतलब कि क्यों ये बैंक का स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, क्यों ये बैंक अभी प्रॉब्लम में है। ROE 15.7% पे आ गया है, इससे पहले वाले क्वार्टर में 20.9% का था, और उससे पहले वाले क्वार्टर में 24.8% का था।
प्रॉब्लम आया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 23.4% का है इस टाइम पे। इससे पहले CAR था 24.8% का। वो अगेन डिविडेंड दिया है तो आपका जेब से पैसा जाता है, नेटवर्थ कम हो गई, बुक वैल्यू कम हो गई, शेयर होल्डर्स इक्विटी कम हो गई, तो आपका जो कैपिटल है जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली आप मतलब किस तरीके से इसको समझाऊं मैं आपको। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है कि आप अपने जो लोन्स दे रहे हैं वो उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ कैपिटल बचा के रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस देता है कि अच्छा ये बड़ा बैंक है तो उसको 15% तक रखना है, ये छोटा बैंक है तो उसको 20% तक रखना है। आप कितना कैश, कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपके पास, लोन्स तो आप दे रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी करते लोन्स देते रहो देते रहो देते रहो, पूरी कैपिटल आप कंज्यूम करके सारा लोन दे दो। नहीं, आपको अपने जो लोन्स दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको लेट्स से इस केस में लेट्स से अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक को कहा है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट लेट्स से अगर कहा है आपको 20% मेंटेन करके चलना है, आई थिंक 15% ही होगा, 15% आपको मेंटेन करके चलना है कैपिटल एडिक्वेसी को। तो इस केस में अभी कितनी है 23.4। तो इसमें घबराने वाली और कोई परेशानी वाली अभी ऐसा कोई बात नहीं है। कैपिटल है इस बैंक के पास, इनफैक्ट इसने फ्लोटिंग प्रोविजंस भी बना रखे हैं, बट वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे पैंडेमिक वगैरह हो गया, और उसको भी यूज़ करने के लिए 250 करोड़ के हैं वो फ्लोटिंग प्रोविजंस, तो उसको भी यूज़ करने के लिए आपको प्रायर RBI का अप्रूवल चाहिए होता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अब, वही अगेन वो तो हर कोई कह रहा है कि जो MFIN है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, जो इनको गाइडलाइंस गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे करना है जो माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर है, तो उन्होंने गार्ड रेल्स निकाली हैं कि आप एक ऐसे कस्टमर को जिसको ऑलरेडी 4 लेंडर्स ने पैसा दे रखा है, तो आप 5वां लेंडर नहीं बन सकते हो, ठीक है। और उस पर अगर 2 लाख का ऑलरेडी उसने लोन उठा रखा है डिफरेंट डिफरेंट लेंडर्स से, तो आपको दो ऐसे कस्टमर्स को फिर पैसा नहीं देना है। ये गाइडलाइंस हैं, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट हर कोई कर रहा है बिकॉज अगेन सबकी फटी बड़ी है तो करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, निम्स मैंने आपको बहुत बारी बताया कि निम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप निम्स को समझने के लिए आपको नेट इंटरेस्ट इनकम जानना पड़ेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, आपने कितना इंटरेस्ट इनकम कमाया, क्योंकि बैंक को पैसा उठाता है उसमें भी कॉस्ट जाता है उसका, और वो लोन देता है आगे जाके वो हाई कॉस्ट पे देता है। लेट्स से 7% पे लोन उठाया, 14 पे दिया, तो बीच से 7% उसने कमाया, ओके। तो जितना इसने कमाया, मतलब इंटरेस्ट इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, रुपए में मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज में बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो होता है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर उसको आप डिवाइड कर देंगे पूरे लोन से तो आपका मिल जाएगा आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जब इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है 9.2% का, ये आगे जाके ये कह रहे हैं 8.8 तक चला जाएगा। क्यों, इसका सबसे जो इसका मेजर रीज़न यही है कि ये जो फोकस अब कर रहे हैं, ये माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में फोकस नहीं कर रहे हैं जहाँ पे ईल्ड ज़्यादा है। जब ईल्ड ज़्यादा होता है तो आपका निम्स ज़्यादा बनता है, लेकिन वो पूरा सिंस सेक्टर परेशानी कर रहा है तो उसको उन्हें रोक लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, और जो भरपाई है वो करेगा सिक्योर्ड एसेट्स वाला पोर्टफोलियो जो ये स्पीड से बढ़ा रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और उसमें ईल्ड नहीं आता है। तो जब आज की बाद नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए जो सारा ग्रोथ इंजन है वो सिक्योर्ड पोर्टफोलियो अपने सर पे ले लेगा, ग्रोथ का जिम्मेदारी। तो जब वो अपने सर पे जिम्मेदारी लेगा तो वो ईल्ड ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। ईल्ड जब ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा तो आपका जो निम्स है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, वो कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आप ईल्ड ही ज़्यादा नहीं चार्ज कर रहे हो। तो आप बीच का कमाओगे क्या, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ फंड तो उतना ही रहने वाला है, चाहे आप उसको माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में दो, 7-7.5 का इनका कॉस्ट ऑफ फंड है। अभी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में देते तो 20-22% का ईल्ड ही वहाँ से कमा पाते, लेकिन अब ये सारा का सारा मोस्ट फोकस ये सिर्फ सिक्योर्ड एसेट्स पे कर रहे हैं, जहाँ पे ये कितना ही होगा सिक्योर्ड एसेट्स पे 12-13% का यील्ड मिलता है। तो कहाँ 22 का मिल रहा था आपको पहले, अब 12-13 का मिलेगा, तो आपके पास बचेगा क्या। तो इस हिसाब से इनका जो निम्स का जो डायरेक्शन है वो 8.8 आ जाएगा इस साल के ख़त्म होते होते, ठीक है। अभी ये क्या कह रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस का रिवाइवल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओनली आफ्टर Q4 2025, मतलब अगले 2 क्वार्टर्स तक हमको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या कर, मतलब कब ये रिकवर होगा, क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट है, आके एटलीस्ट बता तो देता है यार कि हम अभी 2 क्वार्टर्स तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस का कोई रिकवरी आएगी माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में। एक और चीज़ आपको बतानी थी, मैं भूल गया हूँ। MSME वाली इनकी, हाँ शिट, मैंने MSME नहीं बताया ना, एक सेकेंड, ओके।
एमएसएमई वाले आप देखोगे ना, एमएसएमई में इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हूँ। एमएसएमई वाले सेगमेंट में अगर आप खुद इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कलेक्शन एफिशिएंसी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से भी ज़्यादा ख़राब है। जो माइक्रो ग्रुप लोन्स हैं वो इसीलिए है क्योंकि इनके दो पार्ट्स हैं एमएसएमई सेगमेंट के। एक तो पैंडेमिक वाले टाइम का है 60% और 40% है जो इन्होंने लास्ट 18 मंथ्स में अपनी पूरी रिकैलिब्रेट किया पॉलिसीज़ को और पूरे स्ट्रक्चर को रिकैलिब्रेट किया है। तो जो पुरानी वाली बुक है वो प्रॉब्लमेटिक थी और वही प्रॉब्लम दे रही है और वही प्रॉब्लम अभी आपको कलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जो पिछले 18 महीने से जो इन्होंने रिकैलिब्रेट किया, आप कह सकते हैं, जैसे पूना वाला कहा इस बार कह के गया है कि हम रिकैलिब्रेट करेंगे अपना ये पोर्टफोलियो जो पर्सनल लोन्स वाला है, या ऐसे कुछ था उनका भी। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अभी जो 18 महीने पहले इन्होंने एमएसएमई की नई बुक लॉन्च करी, आप कह सकते हैं कि नए तरीके से लोन्स लॉन्च किए, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छी है, कोई डिलिंक्वेंसी नहीं है। डिलिंक्वेंसी मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। डिलिंक्वेंट मतलब यही होता है कि जिसने कुछ ना कुछ गलती करी है। अगर उसको इंग्लिश वाले वर्ड को मैं बोलूँ तो डिलिंक्वेंसी इन बैंकिंग टर्म्स हो गया कि कोई मतलब उसका ओवरड्यू हो गया, तो उसको आप कहेंगे डेलिंक्वेंट है। और नॉन डेलिंक्वेंट मतलब अभी तक एकदम फर्स्ट क्लास है, सारा का सारा ईएमआई टाइम पे आ रहा है, ठीक है। तो जो एमएसएमई है वो आधी बुक परेशानी कर रही है 60% वाली, बट वो धीरे 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 ड्रॉ डाउन हो जाएगी और एमएसएमई वाला आगे जाके स्केल अप करेगा। और इस साल एमएसएमई वाला ये कह रहे हैं कि हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट तो उनका ऑलरेडी ब्रेक इवन है, वो प्रॉफिटेबल है ही। ओके और व्हीकल फाइनेंस में भी टू व्हीलर्स में फोकस करते हैं। गोल्ड लोन ये अभी सिर्फ 162 ब्रांचेस से डिसबर्स कर रहे हैं, आगे जाके इनका टारगेट है 200 ब्रांचेस से डिसबर्स करने का। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रेडिट कॉस्ट इनकी H1 में अगर Q1 और Q2 को मिला के मैं देखूँ तो 1.7 या 1.8% आ रही है, लेकिन इनका FY25 का गाइडेंस है 2.3 या 2.4%। इसका मतलब क्या है कि जो Q2 और Q3 और Q4 रहेगा वो और ख़राब रहने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रेडिट कॉस्ट। तो आप देख लो, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। आई होप ये आपको पॉइंट समझ आया होगा। यस ठीक है, सब हो गया। पार मैंने बता दिया, यस ठीक है। पूरा डिस्कशन हो चुका है इस बैंक के बारे में, जितना मैं कर सकता था, जितना डिटेल में मैं जाके समझा सकता था। ऑफ कोर्स मतलब दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि सारा डिस्कशन नहीं हो सकता एक आधे घंटे वाली वीडियो में। बहुत डिटेल्स होती हैं, बहुत डिटेल्स। मैं चाहता तो बहुत हूँ, मैं अगर इसकी 2 घंटे की भी वीडियो बनाऊँ ना तब भी कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो छूट जाएंगे, बिकॉज इनसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ को लेके। और फाइनेंस की कंपनीज़ को तो मैं बहुत टाइम से ट्रैक करता हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद फाइनेंस, ये कह सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।